ओके, हेलो जेंटलमैन। अपन स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी। और आपके विद्या प्लस के प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उस पर आप स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में पढ़ाते हैं आपको इंडियन पार्लियामेंट के बारे में और पार्लियामेंट सिस्टम कैसे काम करता है, वो सब चीज़ें। तो बेसिकली अपन जो काम करेंगे आज, जो अपन पढ़ेंगे, वो आपके संग इंडियन पार्लियामेंट पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ जो उसमें आएगी काम की जो है वो ये कि तो अपन पढ़ते हैं इंडियन पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट में बेसिकली जो चीज़ें हैं आपकी, जो चीज़ें आती हैं वो है आपका प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, तीनों चीज़ें आएंगी। और अगर बात की जाए पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट के अंदर उससे पहले आपको कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट है समझने की। एक चीज़ होती है जो आपने सुनी होंगी, तीन पार्ट हैं आपके। एक लेजिस्लेचर है, एक है आपका एग्जीक्यूटिव, और एक है आपका जुडिशरी। ये तीन बेसिक पिलर्स हैं आपके डेमोक्रेसी के। यह जो इंडियन सिस्टम है पूरा, पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडियन गवर्नमेंट का, उसके तीन पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीनों को समझते हैं, ये तीनों बेसिकली क्या हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पहले बेसिकली टर्म समझ में आनी चाहिए अपने को, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो देखो, लेजिस्लेचर जो है वो है आपको, हिंदी में बोलते हैं लेजिस्लेचर को विधायिका। एग्जीक्यूटिव है आपकी कार्यपालिका, और जुडिशरी है आपकी न्यायपालिका। तो लेजिस्लेचर मीन, सिंपल सी बात करें अगर, आपकी लेजिस्लेट का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेट करना मतलब कानून बनाना। लेजिस्लेट, लेजिस का मतलब होता है कानून। तो लेजिस्लेट करना यानी कानून बनाना, जो कानून बनाते हैं। तो इसके अंदर आती है आपकी, लेजिस्लेचर के अंदर आपकी पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो है वो बेसिकली आपकी लेजिस्लेचर है पूरा। यानी कि आपके ऑल दी एमपीज, जितने भी एमपी हैं आपके, उन सब के सब एमपी को लेजिस्लेचर में गिनते हैं। सिंपल सी बात यह है। तो सारे के सारे जो एमपी होंगे, वो पूरे सारे के सारे एमपी, चाहे वो लोकसभा के हों राज्यसभा, दोनों के एमपी, वो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं, कानून बनाने वाले। और आपका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति फाइनल अथॉरिटी है साइन करने के लिए। इनमें से, इन एमपीज में से कुछ मंत्री होते हैं। आपने को पता है कि टोटल पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ का मैक्सिमम 15%, ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम 15% जो है वो मंत्री हो सकते हैं, मिनिस्टर हो सकते हैं। और वो टोटल मिनिस्टर होते हैं। मिनिस्टर का मतलब है यहाँ पे सारे मंत्री। और मंत्री जो है वो कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं आपके। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है उसमें कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और इंडिपेंडेंट चार्ज। तीन तरह के मंत्री होते हैं आपके। उन तीन तरह के मिनिस्टर्स में से वो जो मंत्री होते हैं उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट जो है वो पूरा लेजिस्लेचर है आपका। सारे सांसद जो हैं, पूरे सांसद आपके जितने भी एमपी हैं, वो सारे सारे आपके लेजिस्लेचर हैं, पूरा विधायिका का पार्ट है। उनमें से जो मंत्री हैं वो हैं आपके एग्जीक्यूटिव का पार्ट। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल सी बात। दोनों चीज़ें बेहद क्लियर समझ में आनी चाहिए आपको बेसिकली। और जुडिशरी क्या है? जुडिशरी तीसरी चीज़ है, जो जजेज हैं आपके। जो जज हैं आपके, सुप्रीम कोर्ट हो गया, आपका हाई कोर्ट हो गया, देन नीचे आते आते आपके सेशंस कोर्ट हो गए, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, वो सब चीज़ें आती हैं लोअर कोर्ट। और नीचे मुंसिफ कोर्ट, फौजदारी कोर्ट, वो सब चीज़ें होती हैं बेसिकली आपकी। तो तीन ये बेसिक पिलर्स हैं आपको। तो ये बेसिक बात है, तीनों अलग अलग समझ में आनी चाहिए अपने को, बहुत क्लियर, सिंपल सी बात। अब उसके बाद आगे आते हैं, आपको जो समझाने की चीज़ है अगली, कि अब अपन पढ़ेंगे पार्लियामेंट के पार्ट पूरे, कि पार्लियामेंट कैसे क्या है, सांसद कैसे बनते हैं। आपको ये बताया जाएगा कि एमपी कैसे बनते हैं, एमपी कितने तरह के होते हैं, या एमपी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो सब चीज़ें। और हेड आपके राष्ट्रपति हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपके सिस्टम की पूरे की। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ आपके पार्लियामेंट के ऊपर।
तो पार्लियामेंट जो हुई, अपन ने देख लिया अभी 3 जो टर्म्स थे आपके। देखो डेमोक्रेसी का बेसिक मतलब क्या है, आपको डेमोक्रेसी जो वर्ड है ना वो समझ में आना चाहिए पहले, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बात कि डेमोक्रेसी है क्या। डेमोक्रेसी मीन्स बहुत सिंपल सा, वो सिस्टम जिसमें कि डेमो का मतलब होता है, जो आपको एक लैटिन वर्ड है डेमोज, डेमोज मीन पीपल, लोगों का, क्रेसी मीन्स राज होना, तो लोगों का राज होना। तो जो आपने एक पढ़ी होगी फेमस कोट है, टू द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये जो कोट है ना आपकी, टू द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये जो कोट है ये आपकी कोट उसी के लिए काम आती है, डेमोक्रेसी के लिए। टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। तो जो डेमोक्रेसी है उसकी एग्जैक्ट मीनिंग आपको बिल्कुल बेसिक चीज समझ में आनी चाहिए डेमोक्रेसी के बारे में, जिसमें लोग वोट करते हैं, लोगों का तंत्र, जनतंत्र जिसे बोला जाता है, लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, सिंपल सी बात जो है बेसिकली। अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं कि चीजें जो है आपको, जो अपन चीजें और समझेंगे, जिसको कि आपको जो चीजें अपने को पता होनी चाहिए धीरे धीरे ना, जो चीज़ आपके काम आएंगी। अब जो अगली चीज अपने काम आएगी वो है, आपको जो चीज समझ में आनी चाहिए वो कि पार्लियामेंट के अंदर जो एक जो आपका पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट के अंदर 3 है बेसिकली, मेन मेन चीजें जो है इसकी 3 है। और वो 3 क्या क्या है आपकी, आपकी लोकसभा, आपकी राज्यसभा एंड आपका प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट आपका नॉमिनल हेड है, देश के जो फर्स्ट पर्सन है वो। लोकसभा आपका लोअर हाउस जो है, और इसको बोलते हैं अपर हाउस। और इसको हाउस ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ज़्यादा होता है। तो हाउस ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं इसको, राज्यसभा को, जो एक अदर नाम है इसका। हाउस ऑफ स्टेट्स, और इसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। ये बेसिक बेसिक बातें इनके बारे में। लोकसभा जो है इसका डायरेक्ट इलेक्शन है, जो इलेक्शन का मोड है वो डायरेक्ट है। अभी समझाता हूँ डायरेक्ट इलेक्शन मतलब क्या होता है। और यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इलेक्शन दोनों जगह पर है, ऐसा नहीं है इलेक्शन का नहीं है, चुनाव दोनों जगह होंगे, बट यहाँ डायरेक्ट है, यहाँ इनडायरेक्ट है। और जो बेसिक चीज है, डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब हुआ कि लोग डायरेक्टली वोट देते हैं, यानी जो कॉमन पीपल है, जो कोई भी इंसान 18 साल से ऊपर का है, यानी जो राइट टू वोट है। तो यहाँ पे है आपका जो कॉमन पीपल, या फिर कहूँ मैं जो कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो सबके सब वोट देते हैं इसको। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हर सिटीजन ऑफ इंडिया वोट नहीं देता। यहाँ देते हैं आपके, यहाँ वोट करते हैं राज्यसभा के लिए जो वोट होता है वो वोट करते हैं आपके स्टेट्स के एमएलए वोट करते हैं, जो भी स्टेट्स के एमएलए। और यहाँ वोट करते हैं आपके लोकसभा के लिए जो वोट करेंगे वो करेंगे कॉमन पीपल, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया, जितने भी भारत के नागरिक हैं, जो भी हैं, जो कोई भी 18 वर्ष से ऊपर का है, ऑल सिटीजन्स, भारत के जितने भी नागरिक हैं वो सब के सब वोट करते हैं। बहुत सिंपल सी बात, अपन ये समझ सकते हैं इस चीज़ को। इन दोनों में बेसिकली इतना ही डिफरेंस है। बाकी और चीज़ें जो हैं, अगली बात जो आती है वो लोकसभा के इलेक्शन के लिए जो एज है मिनिमम, वो है आपकी 25 ईयर्स। तो लोकसभा के लिए 25 ईयर्स है, और राज्यसभा के लिए वही चीज़ आपकी 30 ईयर्स है। 25 साल का कोई भी आदमी लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, और
वो डायरेक्ट पार्टी से भी हो सकता है और बिना किसी पार्टी के इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जनरली राज्यसभा के अंदर पार्टी के लोग ही चुनाव लड़ते हैं, कोई भी सिंबल जिनके पास होता है, इंडिपेंडेंट लोग नहीं होते इसमें। उसका सिंपल सा रीजन है कि इसके लोग एमएलए वोट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं राजस्थान से आता हूँ, तो राजस्थान के अंदर अगर मान लो 200 एमएलए हैं, आपको बताया जाए, तो राजस्थान में जो वोट करेंगे एक राज्यसभा के मेंबर के लिए, अगर मान लो फॉर सपोज राजस्थान के अंदर 2 सीट खाली हुई हैं, तो 2 में से 200 लोग अगर वोट करेंगे तो वो कोई ना कोई पार्टी के ही होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये 200 लोग जो हैं इनमें मेजोरिटी लोग पार्टी से बिलोंग करते हैं, इंडिपेंडेंट तो बहुत कम होते हैं ना। तो ये मेन रीजन है आपका कि लोग जो हैं वो हमेशा किसी ना किसी पार्टी के सिंबल पे ही होते हैं ये, और ये नहीं होते। और इसमें कुछ लोग नॉमिनेटेड भी होते हैं, बिल्कुल बेसिक सी बात या सिंपल सी चीज़ जो है इसके अंदर, राज्यसभा के अंदर एक चीज़ जो आती है निकल के। और अपन अगली चीज़ पे चलते हैं इसके बाद। तो अब पढ़ते हैं लोकसभा डीप में पूरा। अब अपन एक एक को पढ़ते हैं पूरा, बेसिकली पढ़ लिया अपन ने। अब आते हैं लोकसभा पे। तो लोकसभा के लिए जो है 25 ईयर्स तो मिनिमम एज है, क्वालिफिकेशन है 25 ईयर्स की, इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए आपका, तभी आप उस पर चुनाव लड़ पाएंगे। उसके लिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि इंडियन सिटीजन चुनाव लड़ सकते हैं, बाहर का आदमी नहीं लड़ सकता चुनाव। जिस किसी के पास भी इंडियन सिटीजनशिप है वो ही चुनाव लड़ सकता है ना। ये दो बिल्कुल बेसिक मैंडेटरी चीज़ है। और आपका क्रिमिनल चार्ज वगैरह नहीं होने चाहिए, है तो वो मतलब बैकग्राउंड क्रिमिनल में भी पॉसिबल हो सकता है, सिविल केस में हो सकते हो आप, बट वो अदर चीज़ें है। लोकसभा के अंदर टोटल जो सीट्स हैं आपकी वो 552 पे मैक्सिमम है वो, जिस पे आज कैपिंग की गई है, यानी 552 से ऊपर नहीं हो सकती। और वो कब तक है? 2000, ये जो 552 है ये आपकी 2026 तक, 2026 तक नहीं बढ़ सकती। उसके बाद गवर्नमेंट जो है उस पर कैपिंग लगाई हुई है। 552 सीट्स हैं, बट प्रैक्टिकली इनमें से अभी तक, जैसे 2019 का चुनाव हुआ था लेटेस्ट आपका, 2019 जो चुनाव हुआ आपका, उसके अंदर देखा अपन ने तो 545 सीट्स पे चुनाव लड़ा गया, 545 सीट्स के लिए। लेकिन इन 545 में से 2019 के टाइम तक 2 सीट आपकी एंग्लो इंडियन हुआ करती थी, एंग्लो इंडियन। अब देखो एंग्लो इंडियन क्या है, मतलब एक नई चीज़ आ गई है अपने सामने कि सर ये क्या नई चीज़ है, मतलब एंग्लो इंडियन क्या है। एंग्लो इंडियन बेसिकली मतलब होता है आंग्ल भारतीय, यानी वो लोग जिनका की बैकग्राउंड फादर, फोर फादर, ग्रैंडफादर, जो 3 पीढ़ियां हैं उनकी अगर यूरोपियन हैं, अगर उनकी 3 पीढ़ियां यूरोपियन हैं, क्योंकि यूरोप वाले लोग राज करके गए ना अपने ऊपर, तो अगर वो 3 पीढ़ियां यूरोपियन हैं उनकी, तो उनको, और उनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उस टाइम यूरोप का शासन था अपने ऊपर, ब्रिटिश शासन करके गए अपने, तो ब्रिटिशर्स के लिए कि प्रोविजन रखा गया था कि 2 लोगों को हम आपके 2 लोगों को उसमें आपके संविधान के अंदर उनके प्रोविजन देते हैं, और 2 लोगों को हम अपनी संसद में बिठा लेंगे। यही ऐसे ही सेम एक एंग्लो इंडियन होता है आपका स्टेट्स के अंदर, हर राज्य में एक एंग्लो इंडियन होता है जिसको गवर्नर नॉमिनेट करता है। यहाँ इन 2 को नॉमिनेट करते हैं, यानी ये 2 लोग जो ये नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी जो राष्ट्रपति है वो आपके नॉमिनेट करते हैं, इधर राष्ट्रपति इनको नॉमिनेट करते हैं इन 2 लोगों को। तो बचे कितने आपके? 543। तो जो सीट्स पे चुनाव होता है ना वो 543 पे सीट्स पे चुनाव होता है। इसलिए आपने सुना होगा कि जीतने के लिए कितनी चाहिए होती हैं आपको? 272 सीट चाहिए होती हैं। 272 जिसे मिल जाती हैं वो लोग चुनाव जीत जाते हैं। बिल्कुल सिंपल बात, बिल्कुल सिंपल चीज। 543 टोटल सीट्स पे चुनाव होता है, इनमें से 272 चाहिए होती हैं और चुनाव जीत जाते हो आप। देखो इस एंग्लो इंडियन के प्रोविजन को, जो प्रोविजन है आपका, इसको अभी जो है वो रद्द कर दिया गया है। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो 2020 के अंदर एक एक्ट लेके आई, और एंग्लो इंडियन को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो आपका उसमें एक चेंज किया गया, और आपका जो बेसिक चीज़ है आपकी कि 2 एंग्लो इंडियन के वाली जो सीट है उनको खत्म कर दिया गया। अब 543 सीट्स ही मानी जाएंगी आज की डेट में। 552 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, बट 543 है अभी प्रेजेंट में। तो
2000 अब से अगर इन केस मान लिया जाए किसी भी कारणवश 2021 में 22 में 23 में कभी भी चुनाव हो जाते हैं इन केस, नेक्स्ट चुनाव 24 में है, लेकिन इन केस अगर 21-22 में हो जाते हैं तो 543 सीट्स पे चुनाव होगा। 543 पे हुआ था पहले भी, बट 2 एंग्लो इंडियन वाला प्रोविजन हटा दिया आप, जिनको कि राष्ट्रपति नॉमिनेट करते थे। बिल्कुल बेसिक बात अपने को समझ में आ रही है लोकसभा के बारे में जो चीजें चल रही हैं आपकी। अब इसके बाद आती है कि लोकसभा के अंदर चीजें होती क्या क्या हैं, कौन कौन लोग होते हैं और कैसे काम चलता है वो सब चीजें। तो लोकसभा जो है उसमें 550 लोग बैठे हुए हैं, 543। एक लोकसभा के अंदर स्पीकर होगा। देखो अब लोकसभा की वर्किंग पे आते हैं, वर्किंग होती कैसे है। तो जैसे ही नई लोकसभा का गठन हुआ, एक बार के लिए स्पीकर को हटा देते हैं क्योंकि आपको और बेटर चीज समझाते हैं इससे बेहतर। मान लीजिए लोकसभा का नई का गठन हुआ है अपना, नई लोकसभा बनी है आपकी। तो जो नई लोकसभा बनी है उसमें 543 लोग हैं अभी, सिंपल सी बात। तो इन 543 में से जो भी सीनियर मोस्ट होता है उस आदमी को बनाते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर होता है। प्रोटेम स्पीकर का बेसिकली काम जो है वो इतना सा है कि लोगों को शपथ दिलवाना, यानी ओथ जो है, प्रोटेम स्पीकर का बेसिक काम जो है वो ओथ दिलवाना है बस लोगों को। ये जो लोग हैं ना सारे, इन सारे लोगों को ओथ दिलवाना। और ये सीनियर मोस्ट आदमी होता है, किसी भी सीनियर मोस्ट को, या जो जिसने पहले कभी लोकसभा में काम किया होता है, लोकसभा में सांसद रहा हुआ था 2 3 4 5 5 बार, जनरली किसी भी बुजुर्ग इंसान को बना देते हैं वो प्रोटेम स्पीकर। उसका काम होता है ओथ दिलवाना। और ये जनरली ये काम जो है वो 1 दिन में, 1.5 दिन में या 2 दिन में। जैसे ही सबको ओथ टेकिंग सेरेमनी पूरी होती है, मतलब कि जैसे ही इन सब लोगों को ओथ दिलवाई गई, ओथ दिलवाते ही पहला काम जो लोकसभा करती है, जो आपकी लोकसभा है उसका सबसे पहला काम, प्राइमरी काम जो होगा ना, वो प्राइमरी काम होगा आपका लोकसभा का, लोगों अपना स्पीकर चुनना, यानी अपना अध्यक्ष चुनना, लोकसभा अध्यक्ष। तो जैसे ही ओथ टेकिंग सेरेमनी पूरी होती है उसके बाद में इंस्टेंट स्पीकर का चुनाव होता है, यानी स्पीकर इलेक्शन होता है हैंड टू हैंड, जैसे ही सेम डे सेम टाइम, उसी टाइम पे बिल्कुल। और स्पीकर इलेक्शन कैसे होता है, स्पीकर को चुना जाता है इन 543 लोगों में से किसी एक को स्पीकर बनाया जाता है। लीडर ऑफ द हाउस जो है वो उसके लिए नॉमिनेशन देते हैं कि हमारी तरफ से ये है, क्योंकि ऑब्वियसली लीडर ऑफ द हाउस का मतलब जो विजेता पार्टी है उसके अंदर। जैसे आज की डेट में 2019 में जो है आपकी जो पार्टी है वो बीजेपी पार्टी है, अभी एनडीए जो है वो दल चुन के आया है सबसे बड़ा, तो एनडीए में से किसी एक को बनाएंगे। तो अभी जो है आपके, और उसके लिए इलेक्शन होता है और सिंपल वोटिंग होती है, सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग होती है, सिंपल सी बात। यानी कि ये टोटल जितने भी मेंबर हैं इनका 50% +1 इस मेजोरिटी से वोटिंग होती है आपकी, सिंपल सी बात, बिल्कुल जो वोटिंग होती है। इन 543 लोगों में से जो आपके सिंपल मेजोरिटी से, यानी 50% +1, इससे वोटिंग होती है आपकी। यानी कि इसमें से जैसे आधे लोग ज्यादा कर देंगे, और ऑब्वियसली जो जीत के आया है उसका मतलब ही वही है कि आधे ज्यादा सीट है उसके पास, जीतने का मतलब ही वही हुआ फिर, क्योंकि इंडिया में फर्स्ट पार्ट से वो सिस्टम लागू होता है, यानी जो सबसे पहले जीत गया तो आधी ज्यादा सीट है उसके पास, तभी वो जीता हुआ माना जाता है। और 50% प्लस सीट के साथ उसका स्पीकर बन जाता है यहाँ पे। तो स्पीकर जो है उस पार्टी का बन जाएगा, बेसिकली बात। जैसे आपकी आज की डेट में ओम बिरला जी हैं आपके, ओम बिरला आपके स्पीकर हैं लोकसभा के अंदर। प्रेजेंट स्पीकर कौन है, ओम बिरला। और ये ओम बिरला जो है वो राजस्थान से आते हैं आपके, और राजस्थान में पर्टिकुलर कोटा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे आते हैं, कोटा से है ना बेसिकली। ये इतनी सी है। अब इसका चुनाव होने के बाद फिर आगे की और सब चीजें काम होता है, सब चीजें जो और आगे बढ़ती हैं। स्पीकर का चुनाव हो गया, स्पीकर चुनाव के बाद जो नेक्स्ट काम आता है वो है आपका कि स्पीकर जो है वो अगली चीज जो करेगा वो करेगा। अब स्पीकर रोल में आ गया ना, अब स्पीकर बन चुका है, क्योंकि स्पीकर होगा तो ही आपकी लोकसभा चलेगी, आगे जो काम होगा उसमें। स्पीकर के बाद आपके डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है, डेप्यूटी स्पीकर, कि जो आपका
डेप्यूटी स्पीकर है उसका इलेक्शन होता है, तो डेप्यूटी स्पीकर इलेक्शन के लिए स्पीकर जो है ये नोटिफाई करता है, एक डेट फिक्स करता है कि 2 दिन बाद 4 दिन बाद कभी भी हम उसको कर लेंगे और नॉर्मल रूटीन चालू हो जाता है। जो आपके टोटल 543 लोग थे, इनमें से ही किसी एक को, आउट ऑफ देम कोई भी एक आदमी डिप्टी स्पीकर चुना जाता है और वही सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग होती है। वोटिंग होती है सिंपल मेजोरिटी से। जो बेसिक चीज़ है वो यही है कि सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग होगी वापस से और ये जीत जाता है। जिस किसी को वोट मिल जाएंगे सबसे पहले वो जीत जाएगा। सिंपल मेजोरिटी का मतलब ही 50% +1 होता है। अभी बताऊंगा मेजोरिटी कौन कौन सी होती है। 3 तरह की मेजोरिटी होती है। पार्लियामेंट में आगे पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा आपको धीरे धीरे, अपन जब पढ़ते जाएंगे आगे करते जाएंगे उसको। एक को डिप्टी स्पीकर बना दिया किसी भी एक इंसान को, अब डिप्टी स्पीकर भी बन गया मान लो, जैसे कोई भी एक आदमी जो है वो डिप्टी स्पीकर बन गया है फॉर एग्जांपल, सिंपल सी बात, किसी भी एक को बना देते हैं। अब सर उसके बाद आती है अगली बात कि डिप्टी स्पीकर भी बन गया, लेकिन मान लिया जाए कभी भी किसी दिन मान लीजिए स्पीकर नहीं है, उस दिन पे स्पीकर साहब जो है वो आपके एब्सेंट है, वैकेंट नहीं है पोस्ट, एब्सेंट है। देखो एब्सेंट और वैकेंट में फर्क होता है। एब्सेंट जो होती है उसका सिंपल सा मतलब है कि उस दिन अनुपस्थित हैं, वो रिक्त नहीं है, वो अनुपस्थित हैं, उस दिन नहीं आए वो किसी काम से, बीमार हो गए, एक्सपायर कुछ भी, मान लिया जाए कि उस दिन नहीं है, वो उस दिन नहीं है, तो उनकी जगह डिप्टी स्पीकर आ जाएंगे। डिप्टी स्पीकर उनका उनकी जगह आके काम करेंगे और वो उसको संभाल रहे होंगे आगे, पूरी लोकसभा चल देगी, क्योंकि लोकसभा बंद नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात। फॉर एग्जाम्पल, फॉर सपोज मान लीजिए अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है फिर क्या होगा। अगर उस दिन स्पीकर नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, देन फिर क्या होगा, फिर उसको कौन चलाएगा। तो फिर उसके लिए होता है कि स्पीकर जो है वो एक चीज होती है, उसके पास पावर है स्पीकर के पास, कि वो जब डिप्टी स्पीकर चुनाव होता है उसी टाइम पे एक चीज आती है निकल के, पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स, इनका चुनाव करता है वो, पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स। तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन गिनेगा, वो किन्हीं को भी नॉमिनेट करेगा और ये स्पीकर करता है। ये इसके लिए कोई वोटिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता। ये होते हैं 10 लोग होते हैं, 10 पीपल मैक्सिमम। तो 10 लोगों का एक पैनल बनाएगा, उनमें से भी किसी को भी बिठा देते हैं वो। और ये है ऐसा है क्यों, अगर स्पीकर एब्सेंट है उस दिन, डिप्टी स्पीकर एब्सेंट है, दोनों एब्सेंट है उस दिन, नहीं है दोनों ही, तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से किसी भी एक को बिठा देंगे और 10 में से कोई ना कोई तो होता ही है। जनरली ये उन लोगों को बनाते हैं जो जनरली प्रेजेंट रहते हैं, जिनकी अटेंडेंस अच्छी होती है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अटेंडेंस अच्छी नहीं होती जिनकी पार्लियामेंट में। ये बिल्कुल सिंपल सी बात। इसके बाद आगे बढ़ेंगे जब भी नेक्स्ट टाइम आपको पढ़ाया जाएगा कि स्पीकर काम कैसे कर रहा है, बिल कौन कौन से आते हैं, कैसे कैसे क्या है, वो सब चीज़ें बेसिकली। उससे पहले बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ एक बताता हूँ मैं आपको, जो आपको बार बार आएगी बीच बार, आप जब जब नेक्स्ट टाइम अपन पढ़ेंगे उसमें बार बार आएगी। समझ में लिखा सिंपल मेजोरिटी, तो सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, मेजोरिटी विद कंसेंट ऑफ स्टेट्स, ये 3 तरह की होती है। तो वो मैं आपको एक बार बेसिक लेवल पे बता देता हूँ कि वो क्या क्या होती है। तो देखो जो मेजोरिटी है या कोई भी बिल पास करने होते हैं, वो बिल जो पास होते हैं इंडिया के अंदर, इंडियन पार्लियामेंट में, वो 3 तरह के हैं, 3 टाइप्स हैं मेजोरिटी की। पहली है आपकी सिंपल मेजोरिटी। पहली क्या है आपकी सिंपल मेजोरिटी, है ना। और सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या हुआ आपके, कि जो टोटल स्ट्रेंथ है उस टोटल स्ट्रेंथ का 50% +1, 50% +1, ये आपकी टोटल स्ट्रेंथ का देखा जाता है कि टोटल स्ट्रेंथ जो थी अपनी उसका 50% +1। यानी कि अगर मान लिया जाए फॉर एग्जांपल 100 लोग हैं तो 100 का 50% 50 हो गए, +1 51, 200 है तो 200, 100 + 1 101। सिंपल सी बात, मतलब बिल्कुल बेसिक सी बात है ना, आप उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को। सेकंड आती है आपकी स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी, अब स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, देखो ये तो है ही, यानी टोटल स्ट्रेंथ का 50% +1 तो होना ही चाहिए, वो तो है ही, बट पहली कंडीशन तो है ही, लेकिन दूसरी कंडीशन जो है, तो ये पहली कंडीशन जो है ये तो है ही, तो 1 + 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग,
ये इंपॉर्टेंट बात है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो उसमें यही है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, इसको एग्जांपल समझते हैं। मान लिया जाए आपकी जो असेंबली है उसके अंदर 100 लोग हैं, फॉर एग्जांपल 100 लोग हैं। अगर 100 लोग हैं, मैं स्पेशल मेजोरिटी समझा रहा हूँ एग्जांपल से, अगर मान लिया जाए 100 लोग हैं तो फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या हो गया इसमें 51 लोग, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया जाए उस दिन टोटल स्ट्रेंथ 100 लोग हैं और 100 में से मान लो उस दिन 80 लोग आए थे, 100 टोटल स्ट्रेंथ है और प्रेजेंट कितने थे, 80 लोग प्रेजेंट थे उस दिन। तो अगर 80 लोग प्रेजेंट हैं तो 80 का 2/3 कितना हुआ ऑन एवरेज, इसमें से अपन 24 का कम कर दो तो आपका ऑन एवरेज 56 हुआ। भाई 8 या 24 अगर 1/3 कम करेंगे इसके तो 24 कम हो जाएंगे 80 में से, तो 80 में से कम हुए तो कितने बच गए, 80 माइनस 24 की 1/3 कम होनी चाहिए, तो आप कितने बच गए 6 और ये 5। तो 56 लोग तो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए 2/3 में। यहाँ आपका 51 में काम हो रहा था, 52 में काम हो रहा था, लेकिन यहाँ आपको पहली कंडीशन तो ये फुलफिल होनी चाहिए, प्लस सेकंड कंडीशन आपको 56 से कम नहीं होने चाहिए वो, क्योंकि 80% है। अब इसी की जगह अगर 90 होते तो यहाँ कितना हो जाता, तो 90 के 1/3 कितने कम हो जाते, 30 कम हो जाते, तो आपको 2/3 कितने मिनिमम 60 चाहिए। अगर इन केस यही चीज मैं 90 बोल दूं कि 90 है तो 90 के लिए आपको 60 चाहिए। क्या ये बात समझ आ पा रहा हूँ, सिंपल सी बात समझ में आ रही है अपने को। तो सेकंड कंडीशन क्या हुई कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो जितने लोग प्रेजेंट हैं उसका 2/3, सिंपल सी बात। पहली कंडीशन तो होनी चाहिए, दूसरी भी होनी चाहिए, दो अलग अलग बातें हैं। तो ये बेसिक चीज समझ में आई अपने को, स्पेशल मेजॉरिटी। अब तीसरी चीज जो आती है वो आती है कि इसी के साथ में तीसरी जो कंडीशन है वो बेसिकली इतनी सी है कि स्पेशल मेजॉरिटी तो है ही, तीसरी में क्या है, दूसरी कंडीशन तो है ही, बट मेजॉरिटी विद कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी विद कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ स्टेट्स, मोर देन हाफ ऑफ स्टेट्स। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ 29 राज्य थे, अब 28 रह गए, तो 28 में से आपको मिनिमम 14 राज्यों की या 14 से ज्यादा राज्यों की सहमति चाहिए होती है। यानी कि 50% जो स्टेट्स हैं उनके ज्यादा की सहमति चाहिए आपको, 50% जो स्टेट्स हैं आपके 15% ज्यादा स्टेट्स की सहमति चाहिए आपको, 50% से ऊपर स्टेट्स की। यानी कि आज की डेट में 28 है तो आपको मोर देन 14 स्टेट्स, ठीक है सर, सिंपल सी बात, बिल्कुल सिंपल सी। अब देखो ये जो सिंपल मेजॉरिटी वाले होते हैं इसमें तो सिंपल सिंपल चीजें, ऑर्डिनरी बिल सारे चीज होते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी में आते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स वाले बिल, जो भी फंडामेंटल राइट में है आपकी डीपीएस में चेंज करना होता है तो वो आते हैं। थर्ड वाला जो है इसमें आते हैं आपके जो भी फेडरल स्ट्रक्चर है आपका, यानी जो भी ये जो थर्ड मेजॉरिटी है ना, इस थर्ड मेजॉरिटी में चीजें कौन सी आएंगी, जो आपके फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करती हैं, आपके जो आपका फेडरल स्ट्रक्चर है उस फेडरल सिस्टम के अंदर कोई चेंज करती हूँ अगर, तो फिर आपकी थर्ड वाली आएंगी, बिल्कुल सिंपल सी बात। ये इस तरह चीजें होती हैं, या आपकी जुडिशरी को चल रही हो, या कहीं भी जो बेसिक चीजों को चेंज करने की बात होती है, यानी जिनका कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यानी मान लिया जाए कि आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज को चेंज करना है, जज का जो सिस्टम है उसको चेंज करना है फॉर एग्जाम्पल, तो उनके लिए आपके यानी जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, बेसिक सिंपल सी बात ये है, अगर उसमें कोई चेंज करना है तो आपको थर्ड मेजॉरिटी काम में आती है अपनी, बिल्कुल बेसिक सी बात। ये 3 तरह की मेजॉरिटी है जो आपको बार बार अपन जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे उसमें आपको काम आएंगी, अपन जब बार बार पढ़ रहे होंगे तो।